हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है और मैं केरल के एक शहर तिरुवनंतपुरम का रहने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में कुछ विशेष जानकारियां देता हूं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, जिस कारण मुझे यहाँ कोई अच्छा सा जॉब नहीं मिल पाया है। मैं यहाँ छोटे मोटे कामों को किया करता हूं, जैसे कि कभी कभार ऑटो चला लेना, कभी कभार किसी दुकान पे डिलीवरी बॉय का काम कर लेना, और कभी कभार अगर मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं तो मैं ईंट पत्थर को ढोने का काम भी किया करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ कई सारे छोटे मोटे कामों को किया करता हूँ। मेरे घर वाले जो मुझे हमेशा ताना मारा करते हैं, वो कहा करते हैं कि अगर तू पढ़ लिया होता तो आज तुम्हें ऐसे छोटे मोटे काम तो नहीं करना पड़ता। मेरा बड़ा भाई जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो पहले तो मेरा मजाक उड़ाता है, उसके बाद वो मुझसे कहता है कि भाई तू काम क्यों करता है। मैं हूं ना, देख तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझसे मांग लिया कर, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब कभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है और जब मैं अपने भाई के पास से पैसे मांगता हूँ तो उसका कहना होता है कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपने किसी दोस्तों के पास से कर्जा ले ले, मैं उसे बाद में लौटा दूंगा। और जब मैं अपने दोस्तों के पास से कर्जा ले लेता हूँ और बाद में जब अपने भाई को कर्ज लिए हुए पैसे वापस लौटाने के लिए बोलता हूँ तो वो मेरे दोस्तों को कॉल लगाकर धमकाते हैं। वो मेरे दोस्तों से कहते हैं तू मिल, तो अगर कभी शराब पीकर मुझे पकड़ा गया ना तो फिर देख लेना तुम्हारी कितनी ज्यादा चालान करूंगा। वो इसी तरह से मेरे दोस्तों को धमकाते हैं और मेरा दोस्त मुझसे पैसे मांगता है। मेरा भाई मुझे पैसे तो देता नहीं और मेरे मम्मी पापा वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए मुझे यहाँ पर काम करना पड़ता है, खुद का खर्चा निकालने के लिए मुझे यहाँ पर काम करना पड़ता है। पर एक दिन वो लाइब्रेरी वाले अंकल, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष के करीब होगी, उन्होंने मुझे कॉल करके किसी खास काम के लिए बुलाया। हमारा आपस में काफी अच्छा बनता है। जब भी मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं उनके लाइब्रेरी में ही बैठा किताबों को पढ़ता रहता हूँ, जिस कारण हमारा काफी अच्छा जान पहचान हो गया है। उन्होंने मुझे शाम के लगभग 7 बजे कॉल करके अपने लाइब्रेरी में बुलाए थे और मैं भी उनके पास पहुंचा। तो उनका कहना था, राम तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे छोटे मोटे कामों को करके महीने में कितना कमा लेते हो। तो मैं भी उनसे कहने लगा, क्यों, मैं महीने के लगभग 20 से 30 हजार तो कमा ही लेता हूं। तो उनका कहना था, देखो तुम मेरे लिए काम करोगे, मुझे तुम्हारा 10 दिन चाहिए और मैं तुम्हें इन 10 दिनों में पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। वो बूढ़े अंकल ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, 10 दिन के 10 लाख रुपए, कौन से काम है, कोई इलीगल काम तो नहीं। तो उनका कहना था, नहीं, ये कोई इलीगल काम नहीं है और ना ही ये काम इस लाइब्रेरी में है, ये काम कहीं और ही है। तो मैं भी उनसे कहने लगा, कौन सा काम है बताइए। तो उनका कहना था, पहले प्रॉमिस करो कि तुम ये काम करोगे ही करोगे। अगर तुम एक बार वादा करोगे कि हाँ मैं ये काम करने को तैयार हूं, तभी मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। तो मैं भी कहने लगा, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके साथ 10 दिनों तक काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाँ कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना था, ठीक है, तो सुनो, यहाँ केरल के उन पहाड़ी वाले इलाके में जहाँ पहाड़ों के बीच से होकर एक बड़ी सी नदी गुजरती है, वहाँ एक अद्रिका नाम की परी रहती है, जिसे एक बुरे जिन ने कैद कर रखा है। हमें कैसे भी करके उस परी को उस जिन से आजाद करवाना है। उसके बाद वो अद्रिका हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी। देखो मैं तो उसे काफी ज्यादा धन दौलत मांगने वाला हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम भी उसे धन या फिर अपने मन की कोई भी ख्वाहिश मांग सकते हो। वो बूढ़े अंकल मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे हंसते हुए कहने लगा, अंकल लगता है आपका दिमाग सठिया गया है, आपके उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी जैसे बूढ़ा होता जा रहा है। क्या आप भी इस समय में जिन और परी जैसी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। तो उनका कहना था, मुझे पता था कि तुम मेरा मजाक जरूर उड़ाओगे, लेकिन तुम ये बात मेरी मानो कि ये कोई कही कही गई बातें नहीं है, बल्कि ये सारी जानकारी एक ग्रंथ में लिखी हुई है, और वो ग्रंथ आज से लगभग 1000 साल पुराना है। इतना बोलते हुए वो एक मोटा सा किताब निकाले। मैं उस किताब को देख रहा था। वहाँ किताब के सबसे ऊपर वाले पन्ने पर लिखा गया था गुप्त धन। वहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति एक एक करके उन किताब के पन्नों को उल्टाना शुरू हो गए। वहाँ किताब पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा गया था, जिसके सारे पन्ने लगभग भूरे रंग के पड़ चुके थे। तब वो बूढ़ा अंकल एक नक्शे को दिखाते हुए मुझसे कहने लगे, देखो इस नक्शे को गौर से देखो, हमें यहीं पर जाना है।
तुम संस्कृत पढ़ सकते हो? तो मैं उनसे कहने लगा, नहीं, मैं संस्कृत तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है इस किताब में लिखी हुई सारी जानकारी सच ही होगी? ये किताब पूरा का पूरा काल्पनिक भी तो हो सकता है। तो उस व्यक्ति का कहना था, देखो, तुम्हें पैसों से मतलब है ना, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, चलो, लेकिन तुम्हें 10 दिनों तक मेरे साथ ही रहना होगा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि वहां पे क्या है नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ चलना है, उसके बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा, तो फिर ठीक है, अभी रात में तो नहीं चलना है ना, कल सुबह जाना है, तो कल सुबह मैं आपसे मिलता हूँ। इतना बोलकर मैं लाइब्रेरी से बाहर निकल गया और मैं अपने घर पहुंचा। वहां घर में मेरी भाभी जगी हुई थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, आज इतनी देर तक कहाँ रह गए थे राम? घर वाले सभी खाना खाकर सो चुके हैं, अगर तुम्हारे भैया को पता चला तो वो फिर से तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे। चलो फटाफट खाना खा लो। फिर मैं भी खाना खाने लगा और मेरी भाभी वहीं पास की एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैं उनसे कहने लगा, भाभी, मैं कल से 10 दिनों तक घर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। आप ये बात माँ और पिताजी को बता दीजिएगा, भैया को भी समझा दीजिएगा, नहीं तो अगर मैं ये बात उन्हें बताऊंगा तो वो मुझे इस काम के लिए जाने ही नहीं देंगे। अब मेरे इस बात को सुनकर भाभी भी कहने लगी, देखो, तुम्हें कहीं नहीं जाना, अपने शहर में काम करते थे ठीक था, लेकिन अब बाहर भी जाने लगे, तुम्हें इतनी पैसों की क्या जरूरत पड़ गई है? देखो, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे भैया से कहकर तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी, लेकिन तुम्हें दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं। भाभी मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, अरे भाभी, पूरे 10 लाख रुपए का सवाल है, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। और हाँ, आपके पूछने से पहले ही बता दूं कि जिस काम के बदले मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं ये कोई इलीगल काम नहीं है। इतना बोलते बोलते मैं अपने कमरे में चला गया और फिर सुबह होते ही मैं उस बूढ़े अंकल के पास जाने के लिए निकल पड़ा। बूढ़ा अंकल भी पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने एक बैग में कुछ जरूरत के सामान को पैक कर अपनी कार में रख दिए और फिर वो मुझे किताब देते हुए कहने लगे, लो इसे पकड़ो और इसे अच्छे से रखना, कार में बैठो, अब हमें निकलना होगा। फिर हम दोनों कार में बैठ गए और वो बूढ़ा अंकल कार को चलाते हुए अद्रिका की तलाश में निकल पड़े। पहले तो मैं कई सारे शहरों को पार करना पड़ा, उसके बाद कई सारे छोटे छोटे गांव आए, हम उन्हें भी पार करते हुए ऐसी जगह पर पहुंचे जहां आगे सिर्फ जंगल ही जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही थे। तब वो अंकल कार को रोककर मुझसे कहने लगे, चलो बाहर निकलो, अब हमें यहाँ से पैदल ही चलना होगा, क्योंकि यहाँ जंगल में हमारी कार नहीं जा सकती। कार से वो बैग निकालो, देखो उसमें 2 गन होंगे, हमें एक एक गन अपने पास रखना होगा, क्योंकि यहाँ जंगलों में जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। रात का समय है, टॉर्च भी हमें अपने साथ ही रखना होगा। उस बैग से टॉर्च और बंदूकें बाहर निकाल लो। फिर मैं भी बैग से टॉर्च और बंदूकें बाहर निकाल एक एक अपने पास रख लिए। फिर उस बैग को पीछे कंधे में टांग आगे की ओर बढ़ने लगे। हम हाथ में टॉर्च को पकड़े आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। अभी अंधेरा यहाँ पूरी तरह से नहीं छाया था, लेकिन हाँ, कुछ ही देर में यहाँ पूरी तरह से अंधेरा छा जाता। हम इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे। पहले तो मैं वहां घने जंगलों को पार करना पड़ा, उसके बाद हम उस बड़े से पहाड़ी के पास पहुंच आए थे। हम उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए उस पहाड़ी को पार किए। वहां पहाड़ पर हमें कई सारे जंगली जानवर मिलते जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन हमारे पास गन थी। हम गन को हवा में फायर कर वहां से जंगली जानवर को भगा देते। इसी तरह से हम उस पहाड़ी को पार किए थे और अब रात के लगभग 2 बजे का समय था। मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, आखिर हमें और कितने पहाड़ों को पार करना पड़ेगा? तो उनका कहना था, अभी हमें पूरे 5 पहाड़ पार करने हैं। हम 1 पहाड़ तो पार कर चुके हैं, अभी 4 पहाड़ और पार करेंगे, तब जाकर वो नदी आएगी जहां पर अद्रिका नाम की परी रहती है, जिसे एक बुरे जिन ने कैद कर रखा है। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहा था और मैं उनसे कहने लगा, देख लो अंकल, वहां पे चाहे कोई अद्रिका नाम की परी हो या ना हो, चाहे कोई जिन हो या ना हो, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, जैसा कि आपने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तो उनका भी कहना था, अरे हाँ यार, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, कहो तो मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। तो मैं भी उनसे कहने लगा, लेकिन यहाँ जंगलों में आपके फोन में नेटवर्क है क्या, आप मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर हम इसी तरह से बातें करते हुए उस दूसरी पहाड़ी को भी पार किए। इस दूसरी पहाड़ी को पार करते करते अब सुबह हो चुकी थी। हमें भूख के साथ साथ थकान और नींद भी काफी ज्यादा महसूस होने लगी थी। हम वहीं एक बरगद के पेड़ के पास बैठ गए। फिर वो बूढ़ा अंकल उस काले से बैग से कुछ खाने के लिए निकाले जो वो अपने साथ पहले से ही लेकर आए थे। हम दोनों खाना खाए और फिर वहीं बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए। हम वहां लगभग 2 घंटे तक आराम किए और फिर 2 घंटे बाद फिर से उस काली सी बैग को लेकर आगे बढ़ चले। इसी तरह से हम वहां पूरे 5 पहाड़ों को पार किए थे
इन 5 पहाड़ों को पार करने में हमें पूरे 2 दिन का समय लगा, क्योंकि शुरू में तो हम सही चल पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी थकान बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा चलना भी कम होता गया। लेकिन जब हम उस 5वें पहाड़ी को पार कर 6ठे पहाड़ी पर पहुंचे थे, तब वहां पहाड़ों के बीच से होकर एक बड़ी सी नदी गुजर रही थी। वहां दोनों तरफ पहाड़ थे और बीच से वो बड़ी सी नदी गुजर रही थी। तब वो बूढ़ा अंकल मुझसे कहने लगे, तुम तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, देखो नदी है ना यहाँ पे। तो मैं भी कहने लगा, हाँ नदी तो है, लेकिन आप भी मेरी एक बातों का यकीन मानिए कि जिस परी और जिनकी तलाश में आप जा रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलने वाले। तब उस बूढ़े अंकल का कहना था, तुम वो सब छोड़ो और बैग में देखो। बैग में कुल्हाड़ी होगी और एक बड़ी सी लाल रंग की प्लास्टिक होगी, उसे बाहर निकालो। उस प्लास्टिक में हवा भरते ही वो एक प्लास्टिक का बोट बन जाएगा और कुल्हाड़ी से तुम्हें 2 बड़े बड़े लकड़ी काटने हैं जिससे कि चप्पू बनाया जा सके। हम यहाँ नदी के रास्ते ही उस परी की दुनिया में जाने वाले हैं। फिर मैं भी बैग से उस लाल रंग के बड़े से प्लास्टिक को और कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लिया। उसके साथ ही साइकिल में हवा भरने वाला एक पाइप भी था, उसे बाहर निकाला और वो बूढ़े अंकल कहने लगे, भरो इसमें हवा भरो, इसमें हवा भरते ही ये बोट बन जाएगा, प्लास्टिक का बोट। फिर मैं भी वहाँ साइकिल में हवा भरने वाले पाइप से उसमें हवा भरा और उसमें हवा भरते वो बूढ़े अंकल कहने लगे, चलो ये बोट तो तैयार हो चुका है, ये बोट तैयार हो चुका है, अब तुम्हें कुल्हाड़ी से 2 बड़े बड़े लकड़ी काटने हैं जिससे कि चप्पू बनाया जा सके। फिर मैं वहीं एक पेड़ से 2 बड़े बड़े लकड़ी को काट लिया और उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा छील कर चप्पू जैसा बना लिया और फिर उस प्लास्टिक के बोट को लेकर नदी में पहुंच गए। हम दोनों उसके ऊपर बैठकर चप्पू चलाना शुरू कर दिए और ऐसे ही हम नदी में आगे बढ़ने लगे। और तब वो बूढ़ा व्यक्ति वहां किताब में कुछ देख रहा था। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगे, हमें यहाँ इस नदी में इस ओर चप्पू चलाते हुए तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि हमें यहाँ पहाड़ों से निकलता हुआ एक विशाल का झरना ना मिल जाए। उसी झरने के पास में रुकना है, चलो चप्पू चलाते जाओ। वहां शाम के लगभग 6 बजे का समय था और हम ऐसे ही चप्पू चलाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ ही देर में अंधेरा छा गया और अब चांद की रोशनी यहाँ नदी के पानी पे साफ साफ पड़ने लगी थी। यहाँ चांद की रोशनी में नदी का पानी बिल्कुल नीला प्रतीत हो रहा था। ऐसे चांद की रोशनी में पानी नीला प्रतीत नहीं होता बल्कि काला दिखाई देता है, लेकिन ये पानी चांद की रोशनी में नीला प्रतीत हो रहा था। हम चप्पू चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह से कुछ समय बीता और कुछ समय बाद यहाँ पहाड़ों पे एक अलग सा दृश्य बनना शुरू हो गया था। यहाँ इस नदी के दोनों तरफ पहाड़ थे और इन पहाड़ों पर जितने भी पेड़ पौधे थे, सारे पेड़ पौधे ऐसा लग रहा था कि ये रोशनियां छोड़ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था, पेड़ पौधे रोशनियां नहीं छोड़ सकते? हो ना हो इन पेड़ पौधे पे जुगनू होंगे, यहाँ पहाड़ों पे बहुत सारे जुगनू होंगे जिसके कारण ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ के पेड़ पौधे रोशनी छोड़ रहे हैं। तब वो बूढ़े अंकल मुझसे कहने लगे, अब हम अपने मंजिल के बहुत करीब हैं, चप्पू चलाते जाओ। फिर मैं भी चप्पू चलाता गया और कुछ देर बाद हम वहाँ एक बड़े से झरने के पास पहुंचाए थे। यहाँ पहाड़ के ऊपर से झरना बह रहा था जिसकी पानी नदी में गिर रही थी। तब वो बूढ़े अंकल कहने लगे, हमें यहीं पर रहना है, हमें तब तक यहाँ पर रहना है जब तक कि पूरे 12 ना बज जाए। रात के 12 बजते ही इस झरने का पानी चमकना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो पहाड़ के ऊपर से झरना बह रहा है इसका पानी चमकेगा और उसी समय हम इस झरने के अंदर जाना है। हम जैसे ही इस झरने के अंदर जाएंगे वैसे ही हम अद्रिका नामक परी की दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहाँ एक जिन ने उस परी को कैद कर रखा है। वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कह रहे थे और मैं भी अपने बोट को वहीं पे थामे खड़ा था। यहाँ पानी का झरना बह रहा था जिस कारण नदी में बहाव था, इसी वजह से हमारा बोट बार बार पीछे जा रहा था। मैं बार बार चप्पू मारते हुए फिर से बोट को आगे करता। इसी तरह से मैं वहाँ रात के 12 बजे तक उसी झरने के पास बोट को थामे रखा और सच में रात के 12 बजते ही यहाँ ये जो पहाड़ के ऊपर से झरना बह रहा था इसका पानी चमकना शुरू हो गया था। इस पानी से रोशनियां निकलना शुरू हो गई थी और तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगे, मुझे किताब को बचाना होगा, इसे अच्छे से बैग में रखना होगा ताकि ये भीगे ना। इतना बोलते हुए वो बैग से एक प्लास्टिक को निकाले और उस प्लास्टिक में उस किताब को अच्छे से पैक कर उसी बैग में रख लिए और उस बैग को कंधे में टांग वो कहने लगे, चलो इस पानी के अंदर लेकर चलो, झरने के नीचे लेकर चलो, तभी हम अद्रिका की दुनिया में पहुंच पाएंगे। फिर मैं भी चप्पू चलाता हुआ अपने बोट को झरने के अंदर लेकर चले गए और जैसे ही हम झरने के अंदर पहुंचे थे हमारी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई और जब हमने आंखें खोली तो वहां भी एक नदी बह रहा था और तब
वहां का दृश्य बदला बदला था। यहाँ पहाड़ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे थे सभी चमक रहे थे। यहाँ का आसमान थोड़ा थोड़ा नीला था और थोड़ा थोड़ा काला भी दिखाई पड़ रहा था। हमारी दुनिया में रात के समय आसमान नीला दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ रात का समय था फिर भी आसमान नीला दिखाई पड़ रहा था। यहाँ आसमान में चांद तो थे, लेकिन यहाँ का चांद थोड़ा बड़ा लग रहा था, देखने में बड़ा लग रहा था और उसमें जैसे आंखें थी। यहाँ के चांद में आंखें थी जो कि बार बार अपनी पलकें झपकाए जा रही थी। तब वो बूढ़ा व्यक्ति मुझसे कहने लगे, तुम यकीन नहीं कर रहे थे ना मेरी बातों पे? तुम तो कह रहे थे कि कोई परी नहीं होती। देखो, ये है परियों की दुनिया। यहाँ के चांद को देखो, यहाँ के चांद में आंखें हैं ना जो अपनी बार बार पलकें झपकाए जा रही है। अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना कि ये परियों की दुनिया है। तब मैं भी कह रहा था, हाँ मैं सच में हैरान हूँ, ये परियों की दुनिया है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम अपनी दुनिया से परियों की दुनिया में कैसे आ गए? तब उसका कहना था, देखो हमारे पृथ्वी के साथ साथ कई सारे समानांतर दुनिया है, जिसमें जाने के लिए हमारे पृथ्वी पे ही कई सारे दरवाजे हैं। वो कहीं कहीं पे हैं और वो दरवाजे किसी खास टाइम पे खुलते हैं। इसी तरह यहाँ अद्रिका नामक परी की दुनिया में आने के लिए उस झरने के पास ही एक दरवाजा था जो कि रात के 12 बजे खुलता था। और देखो, उसी दरवाजे के जरिए हम यहाँ अद्रिका की दुनिया में आए ना। तो मैं भी कह रहा था, हाँ लेकिन ये सारी जानकारी उस किताब में लिखी गई थी ना। तो उनका भी कहना था, हाँ इसी किताब में लिखी हुई थी, तभी तो मुझे पता चल पाया, वरना मैं कैसे जान पाता। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि सच में यहाँ वो परी भी होगी और जिन भी होगा। और इसी के साथ मुझे डर लगना शुरू हो गया था। मैं उस बूढ़े अंकल से कहने लगा, लेकिन अंकल यहाँ पे जो जिन है जिसने उस परी को कैद कर रखा है, उसके पास तो अपार शक्तियां होगी, तभी तो वो एक परी को कैद कर पाया है। हम उसे कैसे हरा पाएंगे? तब उस बूढ़े अंकल का कहना था, इसकी भी जानकारी इस किताब में लिखी गई है कि कैसे उस जिन पे काबू करना है। देखो, उस जिन्न को काबू करने के लिए एक खास तरह का चिराग है और वो चिराग उसी जिन्न के पास है। वो जिन हमेशा उस चिराग को छुपा के रखता है। हमें कैसे भी करके उस चिराग को ढूंढना है और चिराग के मिलते ही हमें उस चिराग को घिसना है। उस चिराग को घिसते ही वो जिन हमारा गुलाम हो जाएगा। उसके बाद हम उसे जो भी कहेंगे वो हमारी हर बात मानेगा। फिर हम उसे उसी चिराग में कैद भी कर सकते हैं, उसे आजाद भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी होगी। तब मैं उनसे कहने लगा था, लेकिन जितना आसान हमें लग रहा है इतना आसान तो नहीं होगा। तो उनका भी कहना था, हाँ इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ हम उसे अपनी बातों में उलझाकर उससे उस चिराग के बारे में जानकारियां भी ले सकते हैं और उसे कैद भी कर सकते हैं। पहले तो हम उससे दोस्ती करेंगे, उस जिन से दोस्ती करेंगे, और जैसे ही वो जिन हमारा दोस्त बन जाएगा तब उससे हम चिराग के बारे में पूछेंगे। अगर वो हमें चिराग के बारे में जानकारियां दिया तो भी ठीक, अगर नहीं दिया तो भी ठीक। हम उसके साथ ही रहेंगे और चिराग को ढूंढने की कोशिश करते ही रहेंगे। वो कभी ना कभी तो अपने चिराग के पास जरूर जाएगा और हम उस पर कड़ी नजर रखेंगे। हम देखते रहेंगे कि वो जिन कहाँ कहाँ पे जाता है। वो बूढ़े व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, अंकल जितना आप आसान समझ रहे हैं इतना आसान है नहीं, क्योंकि जिन बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। मैं फिल्मों में कई बार देख चुका हूँ। जिन के दिमाग के आगे इंसानी दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज होता है। तब वो बूढ़े अंकल कहने लगे, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि हम पहले उससे दोस्ती करेंगे, दोस्ती करने के बाद हम उस पर नजर रखेंगे। एक बात तुम जान लो कि दोस्ती में हमेशा विश्वास होता है और विश्वास होने पर हम शक नहीं करते। वो जिन भी हमारे ऊपर शक नहीं करेगा और हम आसानी से उस जिन के बारे में जानकारियां जुटा पाएंगे। तब मैं भी कहने लगा था, काश ऐसा हो पाए। उसके बाद वो बूढ़े अंकल कहने लगे, अरे अब चप्पू चलाते हुए कहाँ जा रहे हो? रोको, इस बोट को रोको। अब हमें यहाँ से नीचे उतरना है, जमीन पर चलना है, फिर चलते हुए हमें एक महल के पास जाना होगा। यहाँ अद्रिका की दुनिया में एक महल है जैसा कि इस किताब में लिखा गया है, और उसी महल में वो परी और जिन भी रहता है। हमें कैसे भी करके उस परी को बचाना है। फिर मैं भी वहाँ बोट को नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया। फिर हम उस बोट से नीचे उतर आए और फिर चलते हुए हम वहाँ आगे बढ़ने लगे। यहाँ जमीन पे सभी जगह बड़े बड़े फूल के पौधे थे। ये फूल के पौधे कौन से थे ये मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन यहाँ पे जितने भी फूल के पौधे थे, जितने भी घास थे, सभी रोशनियां छोड़ रहे थे। उसी के साथ यहाँ पे बादल जैसे दिखने वाले धुएं थे और हम वहाँ का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर हम कुछ दूर आगे पहुंचे और तब हमें सामने एक विशालकाय महल दिखना शुरू हो गया था।
ये सोने सा चमचमाता हुआ विशालकाय महल था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि ये महल बादल में बना हुआ हो। लेकिन ये महल बादल में बना हुआ नहीं था, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे बादल थे जो कि महल के आसपास थे। इसी वजह से लग रहा था कि ये महल बादल में बना हुआ है। हम चलते हुए वहां महल की ओर आगे बढ़ने लगे। हम महल के पास पहुंचे और वहां का नजारा देख हम हैरान रह गए। यहाँ महल के अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था, लेकिन उस दरवाजे में कोई नहीं था। महल का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था, लेकिन उस दरवाजे पे कोई नहीं था। दरवाजे पे किसी द्वारमान को तो होना चाहिए था। इतना बड़ा महल है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा। मैं उस बूढ़े अंकल से कहने लगा, अंकल मुझे यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। ये परियों की दुनिया है, यहाँ तो बहुत सारी परियों को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो उनका कहना था, हो सकता है उस जिन की वजह से यहाँ की सारी परियां डर कर भाग गई होंगी, वो कहीं और रहने चली गई होंगी, इसी वजह से यहाँ आसपास कोई दिख नहीं रहा। और हो सकता है कि यहाँ उस जिन के डर की वजह से कोई आता जाता तो होगा नहीं, इसीलिए महल के दरवाजे पे उस जिन ने कोई भी द्वारमान को नहीं रखा है। फिर हम इसी तरह से बातें करते हुए महल के अंदर पहुंचे, और जैसे हम महल के अंदर पहुंचे, वहां महल पूरे सोने का बना हुआ था। हम वहां महल में देख ही रहे थे कि तभी एक भारी सी आवाज आई, कौन हो तुम लोग जो यहाँ महल के अंदर चले आ रहे हो? यहाँ कोई परिंदा भी पर मारने की जरूरत नहीं करता, और तुम दोनों इतने बड़े शरीर को लिए अंदर चले आ रहे हो। वहां ऐसी आवाज आ रही थी और हम वहां आसपास देखने लगे, कौन है जो ये आवाज लगाकर हमें बोल रहा है। लेकिन वहां हमारे आसपास कोई नहीं था, बस एक मक्खी थी जो हमारे कानों के आसपास भिनभिना रही थी। वो मक्खी कभी मेरे चेहरे के सामने आ जाती तो कभी मेरे कान के पास आकर भिनभिनाने लगती। मैं उसे दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, और तब वहां से हंसने की आवाज आने लगी। ये बहुत ही तेज हंसी की आवाज थी, और तब मैंने देखा था ये वही मक्खी थी जो कि हंस रही थी। और देखते ही देखते वो मक्खी एक विशाल काय जिन में बदल गई थी। वहां एक नीले रंग का जिन था जिसके सर पर एक बड़ी सी चोटी थी। उसकी चोटी सुनहरे रंग की चमक रही थी, और वो जिन हमें देखते ही कहने लगा, तुम दोनों इंसान हो, यहाँ इस दुनिया में कैसे आए? बताओ, आखिर ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हारा इस दुनिया में? तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, हम उस नदी के रास्ते कहीं जा रहे थे। उसके बाद हम उस झरने के पास पहुंचे। वहां एक बड़ा सा झरना बह रहा था। हम उस झरने के पास पहुंचे, और वहीं पहुंचते ही पता नहीं कैसे हम इस दुनिया में आ गए। और यहाँ का दुनिया बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ये बादल, जमीन पे बादल हैं, चमकते हुए पेड़ पौधे। यहाँ से मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा। तब वो जिन थोड़ा सा गुस्सा हो गया, और वो कहने लगा, तुम दोनों सच तो बोल रहे हो ना? तो मैं भी कहने लगा, हाँ ये अंकल बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हम ऐसे इस दुनिया में आए हैं। तब वो जिन कहने लगा, तो फिर ठीक है, तुम दोनों इस दुनिया में आ गए, घूम लिए, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वो जिन ऐसा कह रहा था, और वो बूढ़ा अंकल भी कहने लगे, देखिए मुझे यहाँ पे कुछ दिन रुकना है, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, हमें यहाँ पे कुछ दिन रहकर देखना है, घूमना है। तब वो जिन थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, और वो कहने लगा, तुम अपने बाप की जागीर समझ रखे हो क्या? ये हमारी दुनिया है, यहाँ पे तुम नहीं रुक सकते, जाओ यहाँ से बाहर जाओ। वो जिन उस बूढ़े व्यक्ति को धमकाते हुए ऐसा कह रहा था, और मैं उस जिन से कहने लगा, देखिए जिन जी इतना गुस्सा मत होइए, देखिए आप भी तो यहाँ पे अकेले रहते हैं, आपको भी तो कोई बात करने वाला चाहिए। आप हमसे बातें कर रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आपको इस दुनिया में अकेले अकेले बोरियत महसूस नहीं होती? तब वो जिन थोड़ी देर सोचने लगा था। वो अपनी चोटी को एक हाथ से घुमाते हुए सोच रहा था, और तब कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगा, हाँ यार, मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बात करने वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझसे कोई बात करने वाला तो है नहीं। इसी वजह से मैं अपने कमरे में हमेशा बैठा रहता हूँ और आईने की ओर देखता रहता हूँ। अब मैं भी उससे कहने लगा, तो अब हम आ गए हैं, हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको अपनी दुनिया के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी पे क्या क्या होता है, वहाँ पे इंसान कैसे रहते हैं, हमारी पृथ्वी कितनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। तब जिन भी कहने लगा था, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखो तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंसान ही होते हैं जो मुझे हर बार कैद कर कर जाते हैं। देखो तुम दोनों अगर मुझसे चालाकी करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। वो जिन मुझसे ऐसा कह रहा था, और मैं उसे कहने लगा, देखिए जिन जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। तब वो जिन अपने एक हाथ से चोटी को घुमाते हुए कहने लगा, क्या यार तुम बार बार जिंजी लगा कर रखे हो? देखो मेरा नाम सलमान है, तुम मुझे सलमान भाई कहकर पुकार सकते हो। वो जिन ऐसा कह रहा था, और मैं उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहने लगा, सलमान भाई, लेकिन आपने ये नाम कहाँ से लाया? ये नाम तो हमारे पृथ्वी का है। तब वो जिन
थोड़ी देर अपने चोटी को घुमाने के बाद कहने लगा, यार तुम्हें तो पता चल गया। देखो मैं कभी कभी तुम्हारे दुनिया का पिक्चरें देखा करता हूँ, तुम्हारे दुनिया के फिल्में देखा करता हूँ। मेरे पास शक्तियाँ हैं और मैं अपनी शक्तियों से हवा में बड़ी सी टीवी स्क्रीन बनाता हूँ और उसी स्क्रीन पे तुम्हारी दुनिया की पिक्चरें देखता हूँ। बहुत मजा आता है। और मैं ये नाम भी सलमान भाई के ही एक मूवी से लिया हूँ। मैं सलमान भाई का एक मूवी देखा था, वो मुझे बहुत पसंद आया था। कौन सा मूवी था वो? वांटेड। हाँ, वांटेड मूवी था वो जिन ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, अरे यार वांटेड नहीं वांटेड, वांटेड होगा। तो भी कहने लगा था हाँ वांटेड, जो भी होगा, लेकिन मुझे सलमान भाई बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं उसका नाम रखा हूँ। हम जिन से ऐसे ही बातें कर रहे थे और अब साफ साफ पता चल रहा था कि हमारे बीच दोस्ती बढ़ना शुरू हो गई है। मैं जिन से कहने लगा, यार तुम हम लोगों को क्या ऐसे ही खड़ा रखोगे? तो उसका कहना था, अरे आओ, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, ये महल ही पूरा आलीशान है, यहाँ तुम्हें जिस भी कमरे में रहना हो रह सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं। फिर वो मुझे एक कमरे में लेकर गया और कहने लगा, देखो तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन हाँ एक खास बात, तुम दोनों कभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, मुझसे चालाकी मत करना। मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों का दुश्मन। अगर तुम मुझसे दोस्ती में मेरा जान भी मांग लोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर मुझसे चालाकी करोगे, मुझे धोखा दोगे, तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। वो जिन ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, क्या यार तू फिल्मी डायलॉग चिपकाया जा रहा है, लगता है तुम बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो। तो भी कहने लगा, अरे यार तुम्हें तो हर डायलॉग पता चल जाता है, ये भी एक फिल्म की डायलॉग थी, लेकिन ये बात सच है, मैं तुमसे जो भी कहा हूँ ये बात सच है। तुम दोनों कभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। देखो दोस्ती में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं, धोखा करोगे तो जान से मरोगे। वो इतना बोलते हुए अपनी उंगलियों को घुमाया और उसके उंगलियां घुमाते ही वहां एक बड़े से टेबल पर हमारे खाने के लिए बहुत सारे पकवान आ गए थे। और तब वो जिन कहने लगा, आओ हम लोग साथ में खाना खाते हैं। फिर हम खाना खाए और उसके बाद वो जिन कहने लगा, तो ठीक है अब तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। इतना बोलकर वो जिन वहां से चला गया और उस जिन के जाते ही वो बूढ़े अंकल मुझसे कहने लगे, यार मैं तो इस जिन को बुरा समझता था, लेकिन ये जिन तो काफी अच्छा है, इसने हमारी मेहमान नवाजी कितने अच्छे से किया। तब मैं भी कहने लगा, हाँ इसने तो बोला है कि मैं दुश्मनों का दुश्मन हूँ और दोस्तों का दोस्त, अगर हम इसके साथ में गद्दारी करेंगे तो फिर ये हमें जान से मार डालेगा। अब मेरी इस बात को सुनकर वो बूढ़े अंकल कहने लगे, क्यों ना हम इसी जिन को अपना दोस्त बनाकर इससे ही खजाना लेकर वापस चले जाते हैं, इसे ढेर सारा धन दौलत लेंगे, उसके बाद हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। वो अंकल ऐसा कह रहे थे और मैं उससे कहने लगा, हाँ ये भी सही है, लेकिन मुझे एक बार देखना है आखिर वो परी है कहाँ जिसे इस जिन ने कैद करके रखा है। उस परी के बारे में मुझे जानना है, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इस जिन से खजाना लेना है या फिर उस परी से। अगर ये जिन उस परी के साथ में कुछ बुरा कर रहा होगा तो मैं कभी भी इस जिन से दोस्ती नहीं करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही देना क्यों ना पड़ जाए। मैं ऐसा उस अंकल से कह रहा था और अंकल मेरे मुंह को बंद करते हुए कहने लगे, यार अगर वो जिन सुन लिया ना तो अभी के अभी हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो, हमें तो सिर्फ खजाना चाहिए, हम खजाना लेते हैं वापस चले जाते हैं, जिन से ही ले लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा था नहीं। फिर हम वहाँ उस बेड पर सो गए और मेरी नींद खुली लगभग 4-5 घंटे के बाद। वो बूढ़े अंकल अब भी सो रहे थे और मैं बेड पर से उठा और वहाँ महल के एक एक कमरों में झांकना शुरू कर दिया। आखिर वो जिन कहाँ रहता है, उसका बेडरूम कौन सा है, और वो ऐसा क्यों कह रहा था कि वो अपने कमरे में बैठा आईने की ओर देखता रहता है। आखिर ऐसा क्या उसके आईने में। मैं एक एक कमरे को झांकना शुरू कर दिया था और ऐसे ही झांकते झांकते मैं वहां महल के तीसरे मंजिल पर पहुंच आया था। और तब मैंने देखा था एक आलीशान सा कमरा था, उसका दरवाजा खुला हुआ था और वहीं उसी कमरे में बेड पर लेटा हुआ था वो जिन। मैं चलता हुआ उसके कमरे में गया और जैसे ही मैं उसके कमरे में पहुंचा वो जिन जग चुका था। वो मुझे देखते ही पहले थोड़ा सा गुस्सा हो गया और फिर शांत होते हुए कहने लगा, यार तुम क्यों चले आए कमरे में, मुझे बुला लिया होता, बस एक बार सलमान भाई कहकर आवाज लगा दिया होता, मैं तुम्हारे पास चला था। वो ऐसा कह रहा था और मैं उसके कमरे में पहुंचते ही वहां शीशे में देखने लगा। वहां एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था और उस आईने में एक बेहद ही सुंदर लड़की कैद थी। ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके चेहरे से मेरी नजरें हट नहीं रही थी। और तब उस लड़की की नजरें मेरे ऊपर पड़ते ही वो अपनी हाथ बार बार शीशे में मारना शुरू कर दी थी। वो मुझसे कुछ कह रही थी लेकिन उसकी आवाज शीशे से बाहर नहीं निकल पा रही थी और ना ही
वो शीशे में मार रही थी तो उसकी आवाज आ रही थी। तब वो जिन कहने लगा, उसे क्या देख रहे हो? वो एक स्क्रीन है जिसमें कि वीडियो चल रहा है। मैं तुमसे पहले ही कहूं ना कि मुझे फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक है। ये स्क्रीन है और इसमें वीडियो चल रहा है। लेकिन वहां शीशे में वो लड़की बार बार अपने हाथ को मार रही थी और उसके आंखों से थोड़ा थोड़ा आंसू बहना शुरू हो गया था। वो कुछ मुझसे कहना चाहती थी, वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। और तब मैं उस जिन से कहने लगा, ये कौन है? ये कोई स्क्रीन नहीं है, मैं जानता हूँ ये स्क्रीन नहीं है। कौन है ये लड़की? तब वो जिन कहने लगा, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो मुझसे कहने लगा, तुम्हें एक बार कह रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये स्क्रीन है? चलो कमरे से बाहर निकलो। एक तो तुम मेरे कमरे में बगैर मेरे मर्जी के आ गए और ऊपर से मुझसे सवाल किए जा रहे हो। चलो कमरे से बाहर निकलो। फिर वो मुझे धकेलता हुआ कमरे से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसकी आंखें लाल पीला होना शुरू हो गई थी। वो मेरी ओर काफी गुस्से भरे नजरों से देखने लगा था और वो कहने लगा, मुझे पता था, मैं तुम्हें देखते ही जान गया था कि तुम अद्रिका को आजाद करवाने के लिए आए हो। लेकिन तुम्हारा दूसरा साथी, उसके मन में धन पाने का लालच था, इसीलिए मैं तुम्हारे और दोस्ती का प्रस्ताव बढ़ाया, तुमसे अच्छी अच्छी बातें किया ताकि तुम मेरा दोस्त बन पाओ और तुम मुझसे धन लेकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो चुल मची है अद्रिका को आजाद करवाने का, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। तुम्हें तो मैं उसी समय मार दिया होता जिसमें तुम यहाँ महल में आए थे, लेकिन तुम्हारे मन में भी धन पाने का थोड़ा थोड़ा लालच तो था। तुम्हारे मन में दो लालच था, एक तो अद्रिका को बचाने का और दूसरा धन पाने का। मैंने सोचा कि तुमसे दोस्ती करता हूँ और तुम्हें अद्रिका के बारे में ना बताकर धन दौलत देकर तुम्हें यहाँ से विदा कर दूंगा। लेकिन नहीं, तुम्हें पता चल ही गया कि मैं अद्रिका को कैद करके रखा हूँ। इस वजह से मैं तुम्हें मौत के घाट उतार कर ही रहूंगा। इतना बोलते बोलते उसका शकल बदलना शुरू हो गया था। उसके सर पर बड़े बड़े सींग निकलना शुरू हो गए थे। उसका आकार बढ़ना शुरू हो गया था और तब उसके हाथ में एक बड़ा सा चमचमाता तलवार आ चुका था और वो मुझसे कहने लगा, चलो अब मैं तुम्हें अपना डिनर बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो परी है जिसके वजह से तुम मरने वाले हो, जिसे मैं कैद करके रखा हूँ, उसे मैंने क्यों कैद करके रखा है? तुम्हें पता है, एक बार मैं गलती से इस दुनिया में चलाया था, इस परियों की दुनिया में चलाया था। यहाँ कई सारे परियां थी, लेकिन उन परियों में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद अद्रिका ही आई थी। वो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अद्रिका वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं उसे बार बार कहता रहा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर सारे गुण हैं, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन उसका कहना था एक परी जिन से शादी नहीं कर सकती। और उसकी ये बातें सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर मैं यहाँ के एक एक परियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। यहाँ कई सारी परियां थी, मैं एक एक करके सभी परियों को मारता जा रहा था और उनमें से कुछ परियां जो यहाँ से भाग निकली और वही परियां उस किताब को लिखी जो अभी तुम्हारे पास है, जिसकी मदद से तुम यहाँ इस दुनिया में आ पाए हो। अद्रिका भी यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन मैं उसे अपनी शक्तियों की मदद से आईने में कैद कर दिया। मैं उसके मर्जी के बगैर उसके साथ शादी भी नहीं कर सकता था और ना ही उसके साथ किसी तरह का जोर जबरदस्ती कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मेरा शरीर जलना शुरू हो जाता, क्योंकि परियों को वरदान है कि उसके मर्जी के बगैर उसके साथ कोई भी शादी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उसे शीशे में कैद कर अपने कमरे में लगा रखा हूँ, अपने बेड के सामने लगा रखा हूँ और उससे हमेशा एक ही बात कहता रहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन वो मानती नहीं है। उसका कहना होता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम बुरे जिन हो। वो जिन मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, झूठ क्यों बोल रहे हो? वो शीशे में कैद है और तुम उसकी बातें कैसे सुन सकते हो? मैं उसकी बातों को नहीं सुन पा रहा था तो तुम कैसे सुन सकते हो? तो उसका कहना था, क्योंकि मैंने उसे कैद किया है, मेरे पास शक्तियां हैं, मैंने उसे कैद किया है, इसी वजह से मैं उसकी बातों को सुन सकता हूँ। लेकिन अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारा तो तुम मुझे कैद करने की कोशिश करोगे, अद्रिका को आजाद करवाने की कोशिश करोगे। इसी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। इतना बोलते बोलते उसके दोनों हाथों में चमचमाता हुआ तलवार आ चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल फिर चुकी थी और वो मेरी ओर बढ़ने लगा था। मैं वहां उस जिन के कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो जिन अपने दोनों हाथों में तलवार को पकड़े मेरी ओर बढ़े आ रहा था और मैं भागकर उस जिन के कमरे में चला गया और उस कमरे के दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया। वो जिन काफी तेज तेज आवाज में मुझसे हंसते हुए कहने लगा, नादान हो,
तुम्हें नहीं पता कि एक जिन गायब भी हो सकता है? देखो, मैं कमरे में आ चुका हूँ। उसके इतना बोलते ही मैं देखा, वहां कमरे में मेरे सामने वो जिन खड़ा था और मैं उस शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आईना टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उस पर बार बार मुक्के से वार किए जा रहा था और तब वो जिन हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है ये कोई मामूली आईना है जिसे तुम मुक्के से या फिर किसी चीज से मारकर तोड़ दोगे? इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार सकता हूँ। वो इतना बोलते हुए अपना एक तलवार मेरे ऊपर चलाया था और मैं जमीन पर बैठकर उसके उस तलवार के वार से बच पाया था। वो जिन फिर अपने दूसरे हाथ से उस तलवार से मुझ पर वार किया था और फिर मैं किसी तरह से उसके उस वार से भी बच गया था। वहां आईने में वो जो परी थी वो सामने की ओर उंगली दिखाते हुए कुछ इशारा कर रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्या इशारा कर रही है। वहां वो जिन मुझे लगातार मारने की कोशिश कर रहा था, मैं उससे बच भी रहा था और मैं उस परी के इशारे को भी समझना चाहता था। और तभी मेरी नजर पड़ी, वहां सामने ही एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही थी। और तब मैं समझ पाया था, हो ना हो वो चिराग उसी संदूक में हो सकता है, तभी तो ये परी उस संदूक की ओर इशारा कर रही है। मुझे वहां देखना होगा। मैं उस जिन के वार से बचता हुआ इतना सोच ही रहा था कि तभी उसका एक तलवार मुझे छू कर चला गया। उसकी तलवार का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, बस छोटा सा हिस्सा मेरे शरीर से टच हुआ था, मेरे शरीर को छुआ था और मेरे शरीर से काफी ज्यादा खून बहना शुरू हो गया था। उसके तलवार का वो हिस्सा मेरे छाती पर लगा था और मेरे छाती से खून निकलना शुरू हो गया था। मुझे काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे जमीन पर गिरते हुए जिन कहने लगा, बस हो गया, मुझसे लड़ने आए थे, एक जिन से मुकाबला करने आए थे। अब मेरा एक बार, एक आखिरी बार और तुम्हारा गर्दन धड़ से अलग होगा। वो इतना बोलकर काफी तेज तेज हंसने लगा था और फिर उस आईने की ओर, अद्रिका की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, देखो ये आया था तुम्हें बचाने, कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है। देखो इसकी जान मेरे हाथ में है और मैं अभी के अभी इसे मौत के घाट उतार दूंगा। वो जिन अद्रिका से ऐसा कह रहा था और अद्रिका बहुत ज्यादा मायूस थी। उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया था और वो लगातार मेरी ओर देखे जा रही थी। वो वहां संदूक की ओर इशारा कर रही थी और तब मैं संदूक की ओर देखा। वहां संदूक पे ताला लगा हुआ था और मैं खिसकता हुआ संदूक के पास गया। मैं वहां जमीन पर बैठा हुआ था और मैं अपने एक हाथ को छाती पर लगाए खून को बंद करते हुए खिसकता हुआ किसी तरह से उस संदूक के पास गया। और तब जिन मेरी ओर पलटा। वो अपने तलवार को उठाकर मेरे ऊपर वार किया था और मैं अपने सर को झुकाकर उसके वार से बच गया था। उसका तलवार का वो वार उस ताले पर लगा था, उस संदूक के ताले पर लगा था और उस संदूक का ताला टूट चुका था। वो ताला टूटते ही मैं झट से उस संदूक को खोला और उस संदूक में था एक चमचमाता हुआ चिराग। मैं उसे बाहर निकालने वाला था कि तब तक फिर से वो जिन अपने तलवार से मेरे ऊपर वार किया था। मैं फिर से किसी तरह से बच पाया था और उसका तलवार उस संदूक में जाकर लगा था। वह संदूक का 2 टुकड़ा हो चुका था और मैं अपने एक हाथ से उस चिराग को पकड़कर बाहर निकाल लिया था। वो चिराग मेरे हाथ में आते ही वो जिन मुझ पर वार करना रोक चुका था और वो मेरे सामने गिड़गिड़ाना शुरू हो गया था। वो मुझसे कहने लगा, देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं। देखो मैं तुम्हारे ऊपर अब तक कोई भी वार नहीं किया ना। मैं तो तलवार से तुम्हारे ऊपर ऐसे ही वार कर रहा था, बस तुम्हें डराना चाहता था ताकि तुम यहाँ से डर कर भाग जाओ। देखो मेरा एक भी तलवार तुम्हें लगा क्या? नहीं ना। वो जिन मुझे अपने बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था और मैं उस चिराग को घिसना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही उस चिराग को घिसा, उस चिराग से थोड़ा थोड़ा धुआं बाहर निकलना शुरू हो गया था और उधर जिन के शरीर से भी थोड़े थोड़े धुएं उठना शुरू हो गए थे। और तब मैं उस जिन से कहने लगा, ए जिन आ और कैद हो जा हमेशा के लिए तो इस चिराग में। मेरे इतना बोलते ही वो जिन पूरी तरह से धुएं में बदल गया और देखते देखते वो सारा धुआं इस चिराग में आकर समा गया। उस जिन के इस चिराग में कैद होते ही वो शीशा भी टूट चुका था जिसमें कि अद्रिका कैद थी। वो आईना भी पूरी तरह से टूट चुका था और मेरे सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। ये वही लड़की थी, अद्रिका,
जो भी कुछ देर पहले आईने में कैद थी वो अब मेरे सामने खड़ी थी और वो मेरे सामने आते ही कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उस बुरे शैतान से आज़ादी दिलवाया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे ऐसा कह रही थी। मैं भी उसे कहने लगा, देखिए आप रोइए मत, आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, जो होना था वो हो गया, अब आप आज़ाद हो चुकी हैं, अब रोइए मत। तब उसका कहना था, आप नहीं जानते मैं पूरे 1100 सालों से उस आईने में कैद थी और अब 1100 साल बाद जाकर मैं आज़ाद हो पाई हूँ। वो ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, लेकिन आप देखने में तो 1100 साल की नहीं लग रही। तो उनका कहना था, हम परियां हैं, हमारी उम्र नहीं बढ़ती, हम हमेशा जवान ही रहते हैं। लेकिन आपके शरीर से तो खून बह रहा है, रुकिए मैं भी आपको ठीक कर देती हूँ। वो इतना बोलते हुए मेरे पास आई और अपनी उंगली से बस मेरे घाव को छुई मात्र थी और उसके छूते ही मेरे वो घाव भर चुके थे। और तब अद्रिका मुझसे कहने लगी, ये चिराग मुझे दे दीजिए, आपके हाथ में जो चिराग है वो मुझे दे दीजिए, इसके अंदर वो जिन कैद है, मैं इसे एक बड़े से संदूक के बक्से में बंद करके रखूंगी, उसमें मैं अपनी शक्तियों का ताला लगा कर रखूंगी जिसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा और ये जिन हमेशा के लिए उसी बक्से में कैद रहेगा। मैं भी उसे वो चिराग दे दिया और तब वो एक बड़ी सी संदूक में उस चिराग को बंद कर हवा में कहीं गायब कर दी। और तब वो मुझे कहने लगी, चलिए मैं आपको अपनी दुनिया घुमाती हूँ, हम आपस में बातें करते हुए अपनी दुनिया घूमेंगे। अद्रिका मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, अद्रिका मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ एक मेरा साथी भी है, वो यहीं महल के ही एक कमरे में सो रहा है। तब अद्रिका कहने लगी, तो फिर ठीक है, आप अपना हाथ लाइए, मेरे आपके हाथ को पकड़ते ही मैं आपके मन की सारी बातों को जान जाऊंगी। और फिर मैं अपने हाथ को आगे किया, वो मेरे हाथ को पकड़कर थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद कर रखी और तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा आपका एक दोस्त है, चलिए। फिर वो मेरे हाथ को पकड़े हुए महल के उसी कमरे में लेकर आ गई जहाँ पे वो बूढ़े अंकल थे। वहाँ बूढ़े अंकल बेड पर बैठे हुए थे और वो हमें देखते ही कहने लगे, कहाँ चले गए थे तुम, और ये लड़की कौन है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मुझे तो लगा था कि तुम उस जिन के साथ कहीं घूमने के लिए चले गए हो, और ये लड़की कौन है। बूढ़े अंकल मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उसे कहने लगा, अद्रिका, जिसकी तलाश में आप यहाँ पर आए थे, यही अद्रिका। मैं ऐसा उस बूढ़े अंकल से कह रहा था और वो मुझसे कहने लगे, लेकिन ये तो शीशे में कैद थी, ये आजाद कैसे हो गई। उसके बाद मैं भी उन्हें सारी घटना बताया और तब उस बूढ़े अंकल का कहना था, मुझे तो शुरू से ही उस जिन पे शक था कि ये जिन कोई अच्छा जिन नहीं हो सकता, ये यकीनन कोई बुरा जिन है, लेकिन वो हमारे सामने एक्टिंग कैसा कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में ये कोई अच्छा जिन हो। चलो कोई बात नहीं, वो जिन अब कैद हो चुका है और ये भी अब आजाद हो चुकी है, तो क्या आप मेरे ख्वाहिश को पूरी कर सकती हैं। वो बूढ़े अंकल अद्रिका से ऐसा कह रहे थे और अद्रिका अपनी उंगलियों को घुमाते हुए जमीन की ओर इशारा करने लगी। वहां जमीन पे एक बक्सा आ गया था, एक बड़ा सा संदूक था जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। और तब अद्रिका कहने लगी थी, ये रहा, यही आप चाहते थे ना। तब वो बूढ़े अंकल भी कहने लगे थे, हाँ आपको तो मेरे मन की बात पता चल गई। वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ। और तब बूढ़े अंकल कहने लगे, मेरे मन की एक ख्वाहिश और है, क्या आप इस सोने से भरे हुए बक्से को मेरे लाइब्रेरी में पहुंचा सकती हैं, पृथ्वी पे मेरे लाइब्रेरी में। तो अद्रिका कहने लगी थी, हाँ जरूर पहुंचा सकती हूँ। आप अपने दोनों हाथों से उस बड़े से बक्से को पकड़िए, आपके पकड़ते ही मैं बक्सा समेत ही आपको पृथ्वी पे पहुंचा दूंगी, आपके लाइब्रेरी में पहुंचा दूंगी। फिर वो बूढ़े अंकल भी बक्सा को पकड़ लिए। उसके बाद अद्रिका अपनी उंगलियों को घुमाना शुरू कर दी। कुछ ही देर में बक्सा समेत वो अंकल भी यहाँ से गायब हो चुके थे। और तब अद्रिका कहने लगी, वो पृथ्वी पे पहुंच चुके हैं, वो अपनी लाइब्रेरी में पहुंच चुके हैं। अद्रिका मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं अद्रिका से कहने लगा, तुम तो उस अंकल को पृथ्वी पे भेज दी हो, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ अकेला बच चुका हूँ, आप मुझे भी पृथ्वी पे भेज दो। तब अद्रिका का कहना था, आप अभी मेरे साथ ही रहिए, 2-4 दिन मेरे साथ रहिए, मैं आपको अपनी दुनिया घुमाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं खुद आपको पृथ्वी पे भेज दूंगी। अद्रिका मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी मान गया था, क्योंकि अद्रिका के साथ रहने का मन तो मेरा भी था। ये थी इतनी ज्यादा सुंदर, सच बताओ तो मैं अद्रिका को पसंद करने लगा था, लेकिन मैं उसे ये बात नहीं बताना चाहता था। वो तो एक परी थी और मैं एक इंसान। फिर मैं भी अद्रिका के साथ रहने लगा और वो मुझे अपने साथ लेकर वहां दुनिया घुमाने लगी। वो मेरे साथ साथ रहती और वो मुझसे काफी अच्छी अच्छी बातें करती। वो अपने बारे में बताती कि वो कैसे बचपन में यहाँ पर खेला करती थी, उसके माँ पिताजी उससे कितना ज्यादा प्यार किया करते थे। वो इसी तरह से अपने बचपन के बारे में बताती गई और मैं भी चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता।
उसकी बातें ही इतनी ज्यादा प्यारी थी। वो कभी कभी मेरे बारे में भी पूछती और मैं उसके सामने अपना हाथ आगे कर देता। मैं उसे कह देता, लो मेरा मन पढ़ लो। मेरे इस बात को सुनकर वो मुस्कुरा देती। इसी तरह से यहाँ पूरे 4 दिन बीते, लेकिन 5वें दिन जब हम यहाँ के गार्डन में बैठे आपस में बातें कर रहे थे, अद्रिका मुझे अपने बारे में बताई जा रही थी और मैं उसके चेहरे की ओर देखे जा रहा था। वो थी इतनी ज्यादा सुंदर कि मैं अपनी नजर उसके चेहरे से हटा ही नहीं पा रहा था। तब अद्रिका मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे, तुम लगातार मेरे चेहरे की ओर देखे जा रहे हो। सच बताना, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? अद्रिका मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं अपना हाथ उसके आगे कर दिया। और तब अद्रिका मुस्कुराते हुए कहने लगी, देखो मैं आज तुम्हारा मन नहीं पढ़ना चाहती, तुम खुद बताओ, तुम अपने मुंह से बताओ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तब मैं भी कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है? तब उसका कहना था, मुझे तो पूरा विश्वास है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। मैं शायद तुम्हारे बगैर यहाँ पर अकेली नहीं रह पाऊंगी। तब मैं भी उसे कहने लगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, पृथ्वी पे चलना चाहोगी? क्या तुम मेरे परिवार वालों से मिलना चाहोगी? तब अद्रिका भी कहने लगी, क्या सच में तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगे? चलो ना, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तब मैं भी कहने लगा, तो ठीक है चलो। फिर वो मेरे हाथ को पकड़कर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके आंख बंद करते ही मेरे भी आंख बंद हो गए, और जब हमारी आंख खुली तो हम अपने घर के बाहर खड़े थे। वहां रात के लगभग 7 बजे का समय था और मैं अद्रिका से कहने लगा, लेकिन अद्रिका, मैं घर वालों को क्या बताऊंगा? वो तुम्हारे बारे में पूछेंगे कि ये लड़की कौन है, तब मैं उन्हें क्या कहूंगा? तब उसका कहना था, बता देना कि ये मेरी जीएफ है। उसकी ये बातें सुनकर मैं उसे कहने लगा, यार मरवाओगी क्या? अगर मेरे भैया को पता चला ना तो हमारी बहुत ज्यादा कुटाई करेंगे, वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो उसका कहना था, तो फिर ठीक है, तुम्हें बहाना बनाना है, तुम्हें जो भी बताना तुम बता सकते हो। फिर मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और डोरबेल को बजाना शुरू कर दिया। मेरी भाभी आई, दरवाजा खोली और वो हमें देखते ही बहुत ज्यादा हैरान थी। वो कहने लगी, इसीलिए गए थे, इसी काम के लिए 10 दिन गए थे? मुझे पता था कि तुम नालायक हो और तुम कुछ ना कुछ ऐसा कांड करके जरूर आओगे। भाभी ऐसा कह रही थी। और उसके बाद जब वो अद्रिका के चेहरे की ओर देखी तब वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहने लगी, इतनी अच्छी लड़की कहाँ छुपा कर रखे थे, कैसे मिल गया? तुम अगर मुझे पहले ही बता दी होते इसके बारे में तो मैं अब तक तुम्हारे भैया से, घर वालों से बात करके तुम दोनों की आपस में शादी करवा दी होती। भाभी ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, अरे भाभी, ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं है, हम दोनों काफी अच्छा दोस्त हैं। मैं भाभी से ऐसा कह रहा था और भाभी मुझे कहने लगी, अगर तुम्हारे बीच ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हारे बारे में घर वालों से बात करूंगी और मैं तुम दोनों की शादी करवा सकती हूँ। तब मैं भी कहने लगा, भाभी ये मेरी जीएफ है, लेकिन प्लीज आप अभी घर वालों को ये मत बताइएगा कि ये मेरी जीएफ है, आप घर वालों को कहिएगा कि ये मेरी दोस्त है। तब भाभी भी मान गई और हम दोनों घर के अंदर आ गए। घर वालों से ऐसा ही कहा गया कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार को चाहे कितना भी छुपाया जाए वो लोगों को पता चल ही जाता है। इसी तरह से हमारे घर वालों को भी पता चल गया और वो हमारी शादी करवा दिए। और रही 10 लाख रुपए की बात, तो वो बूढ़े अंकल भी मुझे 10 लाख रुपए दे चुके हैं और आज मैं और अद्रिका दोनों साथ साथ हैं।